1980 में हमारा देश अपने खुद के बनाए हुए रॉकेट को लॉन्च करके स्पेस टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा था, जबकि उसी दौर में चाइना में हर 10 में से 9 इंसान भूख से तड़प रहे थे। लेकिन दोस्तों आज वक्त, हालात सब कुछ बदल चुके हैं। आज वही चाइना अपनी अप टू डेट इनोवेशन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। और जो बात आपको हैरान कर देगी वो ये है कि चाइना की इस तेजी से बढ़ती तरक्की के पीछे विजनरी लीडर का हाथ नहीं, बल्कि एक क्रूर तानाशाह का हाथ है, और एक ऐसा तानाशाह जिसने अपने ही देश के 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। अब क्यों ली ये आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा वो कौन था, उसने ऐसा क्या काम किया जो हम आज़ादी के 77 साल बाद भी नहीं कर पाए, ये सब भी आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलेगा। आप यूं समझ लीजिए ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि चाइना यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंच पाया। लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको क्या लगता है, क्या कभी हम चाइना को बीट कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कौन से साल तक। साल 1980 जब चाइना की पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम सिर्फ $194 थी, जबकि इंडिया की पीसीआई $266 थी। यानी कि दोस्तों उस वक्त हमारे देश में एक इंसान आज के डॉलर रेट के हिसाब से सालाना लगभग 23,000 रुपए कमाता था। वहीं दूसरी तरफ एक चाइना के आदमी की कमाई होती थी मात्र 17,000 रुपए। लेकिन दोस्तों आज वक्त, हालात सब कुछ बदल चुके हैं। आज इंडिया की पीसीआई है मात्र $2,400 और वहीं चाइना की है $12,000, यानी कि हमसे 5 गुना ज्यादा। और अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो चाइना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ग्लोबल जीडीपी में तकरीबन 17% हिस्सा रखता है, जबकि हमारे देश का हिस्सा मात्र 3.36% है, जो कि चाइना के मुकाबले लगभग 5 गुना कम है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना जो कभी हमसे पीछे हुआ करता था, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने चाइना को आसमान पे पहुंचा दिया और हम वही के वही रह गए। देखिए चाइना और इंडिया में बहुत सारी चीजें कॉमन है। दोनों ही देशों के पास एरिया और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हिस्टोरिकली दोनों ही देशों का अपना एक रिच कल्चरल इंपॉर्टेंस भी रहा है। साथ ही दोनों के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी और न्यूक्लियर पावर भी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज के टाइम में इंडिया और चाइना को बिल्कुल अलग बनाती है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी। सोचिए करीब 45 साल पहले चाइना की पॉवर्टी रेट लगभग 90% थी। गाँव में रहने वाले लोग भूखे मर रहे थे, बच्चे कुपोषण का शिकार थे, और शहरों में रहने वाले लोग एक वक्त का खाना भी जुटा नहीं पाते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा लीडर आया जिसने अपने विजन और पॉलिसी से चाइना का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया। अब उसने ऐसा क्या किया कि मात्र 40 साल में चाइना ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों ये चीज जानने से पहले हमें ये समझना होगा चाइना इस हालत में आखिर पहुंचा कैसे था। 19वीं सदी तक चाइना एक पावरफुल किंगडम हुआ करता था, लेकिन फिर चाइना में एंट्री हुई ब्रिटिशर्स की। वैसे ब्रिटिशर्स ने चाइना के ऊपर सीधे तरीके से कब्जा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने चाइना में अफीम की तस्करी शुरू कर दी, जिसकी लत में पड़कर चाइनीज समाज बर्बाद होने लगा। उसे रोकने के लिए चाइना की जो सरकार थी उसने अंग्रेजों के खिलाफ 1839 में लड़ाई भी लड़ी थी, जिसे ओपियम वॉर कहा जाता है। मगर चाइना उसमें हार जाता है, जिसके बाद में हांगकांग ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला गया और कई सारे पोर्ट्स भी अंग्रेजों के व्यापार के लिए खोलने पड़े। उसके बाद में चाइना और जापान के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें चाइना को करारी हार का सामना करना पड़ता है और इससे ताइवान भी उनके हाथ से निकल जाता है। फिर साल 1937 में जापान ने एक बार चाइना के ऊपर हमला कर दिया, जो बाद में वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन गया। लेकिन दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो चाइना के अंदर नेशनलिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को ताइवान भागना पड़ा। और फाइनली 1949 में माओ जेडोंग का राज शुरू हुआ और यहाँ से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत हुई। माओ ने चाइना को एक सुपर पावर बनाने के लिए 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का एक कैंपेन शुरू किया। इसका मकसद था चीन का तेजी से इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना। लेकिन चाइना में एक ऐसा अकाल आया जिसने करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, माओ ही था। अब हो सकता है आप सोच रहे होंगे अकाल तो एक नेचुरल डिजास्टर है, तो फिर इसके लिए माओ जिम्मेदार कैसे हुआ। देखिए माओ ने इस कैंपेन में 2 चीजों में बदलाव लाए थे। सबसे पहला था एग्रीकल्चर और दूसरा था इंडस्ट्री। सबसे पहले तो सरकार ने प्राइवेट फार्मिंग को बंद कर दिया था, यानी कि कोई भी अपने हिसाब से फार्मिंग नहीं कर सकता था, सबको सरकार के लिए फार्मिंग करनी पड़ती थी। और आप समझ लीजिए कलेक्टिवली फार्मिंग होती थी, यानी मिलजुल कर खेती करने पर मजबूर कर दिया गया था। इसके अलावा किसानों के पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो था नहीं, सारी जमीन गवर्नमेंट के अंडर में ही आती थी, तो जो भी अनाज उगाया जाता था वो सरकार को देना पड़ता था। कई कबार ऐसा भी होता था कि किसानों के पास खुद के खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता था। दूसरी तरफ उन्हीं किसानों को अपने घर के पीछे भट्टी लगाकर जबरदस्ती स्टील भी प्रोड्यूस करना पड़ता था। लेकिन स्टील इतने लो क्वालिटी का तैयार होता था कि उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो पाता और किसानों का समय, रिसोर्सेस, मेहनत सब कुछ वेस्ट हो जाता। नतीजा ये हुआ 1959 में अनाज की पैदावार 15% कम हो गई और फिर 1960 में 30%
50% तक गिर गई। लोग भूख से तड़प कर मरने लग गए। पेड़ की छाल, मिट्टी, यहाँ तक कि कई सारे लोग इंसानों का मांस खाने के लिए भी मजबूर हो गए। लेकिन माओ ने अपनी गलती मानी नहीं, बल्कि अपनी गलती को छुपाने के लिए 4 पेस्ट कैंपेन नाम की पॉलिसी बनाई। हो सकता है इस पॉलिसी के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उसने एक ऐसा आदेश दिया कि मच्छर, मक्खी, चूहा, गोरैया, इन चारों जीवों को मार डालो, क्योंकि ये जीव अनाज खाते हैं, जिससे फसलें खराब हो जाती है और इसी वजह से अनाज की कमी हो रही है। अब देखिए, इन चारों जीवों में से गोरैया जो थी उसको मारना बहुत ही आसान था। सो जहां कहीं भी गोरैया देखी जाती, लोग उसे मार दिया करते थे। यहाँ तक कि इनको मारने के ऊपर इनाम भी रखा गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग इनका शिकार किया करते थे। लेकिन दोस्तों, इस कैंपेन के बाद जो हुआ उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। गोरैया के मारे जाने से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने लगा। खेतों में कीड़े और टिड्डे इतने बढ़ गए कि वो फसलों को बहुत ज्यादा खराब करने लग गए। फिर अकाल ने भी ऐसा खतरनाक रूप अपनाया कि सारे चीन में कुदरत का कहर बरसने लगा और माओ के गलत डिसीजन ने 1.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ लोगों की जान ले ली। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी उसने अपनी गलती कभी भी मंजूर नहीं की, बल्कि उसने 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसका असली मकसद था अपनी सत्ता का कंट्रोल बनाए रखना और अपोजिशन को कुचल कर रख देना। जिसके लिए स्टूडेंट्स की एक आर्मी बनाई गई, जिसे नाम दिया गया रेड गार्ड्स। और ये माओ के ऐसे लॉयल सिपाही थे, इनका सिर्फ यही काम था कि माओ के खिलाफ जो भी बोलेगा उसे टारगेट करना। इस कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान स्कूल और यूनिवर्सिटीज भी बंद हो गई, साथ ही कई पुराने हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स को भी नष्ट कर दिया गया। जो भी माओ की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाता, उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता, इवन कभी कभी जान से भी मार दिया जाता। और दोस्तों, इस रेवोल्यूशन के अंदर 29 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन दोस्तों, साल 1976 में माओ की मौत हो जाती है और उसके बाद में जाके चाइना को चैन की सांस मिल पाती है। और उसके बाद में चाइना में एक नए लीडर का उदय होता है, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है, और वो थे डेंग शाओपिंग। इसका मानना था कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी के ऊपर टाइट कंट्रोल है, वही चाइना की बर्बादी का कारण है। इसीलिए उसने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू की, जिसे सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक भी कहा जाता है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कौन से सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए थे। सबसे पहले एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए डेंग ने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम शुरू किया। माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में प्राइवेट फार्मिंग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। सारी जमीन गवर्नमेंट के अंडर में थी, लेकिन डेंग ने इसके ओनरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव किया। इंडिविजुअल फार्मर और उनके फैमिलीज को जमीन लॉन्ग टर्म के लिए लीज पे दे दी और फार्मर्स को अधिकार दिया कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, कैसे मैनेज करना है और प्रॉफिट कहां से कितना कमाना है। दूसरा, डेंग ने यह भी कहा कि अब जितने भी फार्मर्स हैं, उनको अपनी फसल का मात्र कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को बेचना होगा, जबकि जो बचा हुआ हिस्सा है उसके साथ वो क्या करना चाहते हैं, कैसे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये कंप्लीटली उनके ऊपर होगा। और इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 25% की बढ़ोतरी देखी गई और इसीलिए 1979 से लेकर 1984 को चाइना में एग्रीकल्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता है। डेंग ने फैक्ट्रीज में भी यही आइडिया लागू किया। उसने फैक्ट्री में मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम शुरू किया। देखिए, माओ के शासनकाल में जो इंडस्ट्रीज होती थी, उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स के पास होती थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था। लेकिन डेंग ने यह जिम्मेदारी फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स और मैनेजर्स को दे दी, जिससे उनको ये डिसाइड करने का फ्रीडम मिल गया कि क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन का टारगेट कितना रखना है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी होनी चाहिए। जबकि माओ के समय में ये सारी चीजें सरकार डिसाइड किया करती थी। चाइना ने फॉरेन कंपनीज को लाने के लिए 1978 में ओपन डोर पॉलिसी बनाई, जिसके तहत चाइना की इकोनॉमी को वर्ल्ड लेवल पे खोल दिया गया। जबकि दोस्तों, हमारे देश के अंदर ये कई साल बाद यानी कि 1991 में देखने को मिली। अब इस ओपन डोर पॉलिसी के बाद में एप्पल, नाइक और ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने लग गई। और जहां पहले 1980 में चाइना का FDI $0.06 बिलियन का था, वहीं 2021 तक 5700 गुना बढ़कर $344 बिलियन का हो गया। इसके बाद में 1980 में डेंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना शुरू किया, जिसमें फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव दिए जाते थे। साथ ही जो लाइसेंस मिलने का प्रोसेस होता है उसको भी बहुत ही आसान कर दिया। इसके अलावा रेगुलेशंस को भी कम किया, ताकि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। शुरुआत में 4 शहरों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। मैं आपको बता दूं, ये जो शहर थे पहले गाँव की तरह एकदम सुनसान इलाके हुआ करते थे, जो कुछ ही सालों में इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब में बदल गए। डेंग की अगली स्ट्रैटेजी थी टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस, जिसे TVEs भी कहा जाता है। ये इंडिया के कोऑपरेटिव मॉडल से काफी मिलता जुलता है, लेकिन हमारे देश में जो कोऑपरेटिव मॉडल्स होते हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में होते हैं। जैसे कि अमूल का आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें चाइना की, तो वहाँ पे TVEs टेक्सटाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज लगभग हर सेक्टर में है, जिससे चाइना की काफी ज्यादा ग्रोथ हुई। 1978 से लेकर 1996 के बीच में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला और रूरल और अर्बन एरियाज में रहने वाले जो लोग थे, उनके बीच का जो इनकम गैप था वो भी बहुत हद तक कम हो गया।
अब दोस्तों कोई भी देश बिना एजुकेशन में सुधार लाए आगे नहीं जा सकता, इसीलिए डैंग की गवर्नमेंट ने 1986 में कंपलसरी एजुकेशन लॉ शुरू किया, जिसके तहत हर बच्चे के लिए 9 साल की फ्री एजुकेशन को कंपलसरी किया गया, जबकि हमारे देश में आरटीई एक्ट बहुत साल बाद आया 2009 में। इसके अलावा चाइना की गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे अपना बजट हमेशा बढ़ाया। 1980 में चाइना की गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर अपनी जीडीपी का लगभग 1.91% हिस्सा खर्च किया करती थी, जो साल 2012 आते आते 3.94% हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। जबकि रिसेंट डेटा के हिसाब से हमारे देश की सरकार एजुकेशन के ऊपर जीडीपी का मात्र 2.9% खर्च करती है। अब जहां चाइना में बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चालू हो गया था, तो कंपनीज में जॉब करने के लिए लोगों के पास स्किल्स भी तो होने चाहिए थे। सो चाइना ने टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करना शुरू किया। लोगों को वो स्किल्स सिखाई जाने लगी जो एक्चुअल में जॉब करने के लिए चाहिए होती है। इन सारे बदलाव की वजह से चाइना में लिटरेसी का जो रेट था उसमें जबरदस्त सुधार देखने को मिला। 1982 तक लिटरेसी रेट चाइना के अंदर 65% था, जो कि 2020 तक 97% तक हो गया। जबकि हमारे देश की बात की जाए तो आज भी 77% लिटरेसी रेट है। इसके अलावा दोस्तों डैंग ने साइंटिफिक रिसर्च को भी प्रायोरिटी दी। उसने 8 लाख से ज्यादा रिसर्चर्स के लिए क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, प्रायोरिटी एरियाज बनाए जैसे कि फिजिक्स, एनर्जी, कंप्यूटर, स्पेस टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑप्टिक्स वगैरह वगैरह। इन साइंस रिसर्च सेंटर्स को गवर्नमेंट की तरफ से हैवी फंडिंग दी गई। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट पे बजट को भी लगातार बढ़ाया गया। इस तरीके से आज के टाइम में चाइना टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बन चुका है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि डैंग तो हीरो निकला, तो मैं आपको बता दूं वो हीरो भी था और विलन भी था, क्योंकि इकोनॉमिकली उसकी आइडियोलॉजी भले ही फ्रीडम को फेवर करती थी, लेकिन पॉलिटिकली वो एक डिक्टेटर था। उसने 1989 में एक बहुत ही बड़े हत्याकांड को अंजाम भी दिया था, जिसमें डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल फ्रीडम की मांग करने वाले 200 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को मरवा दिया गया। जबकि ब्रिटेन के एक डिप्लोमेट ने कहा कि 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। वैसे दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाया जा सकता है, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चाइना स्टार्टअप्स में हमसे इतना आगे क्यों है, हम पीछे क्यों हैं, तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को भी आप यहाँ पे या यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा देखिए ऐसा नहीं कि चाइना में प्रॉब्लम्स नहीं है, चाइना में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि देखिए अक्सर हमको सोशल मीडिया पे यही सुनने को मिलता है, चाइना हमसे बहुत आगे बहुत आगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही है, वहाँ पे भी नेगेटिव चीजें हैं। अगर उनके बारे में भी जानना है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।